चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 15 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7th एडिशन आयोजित किया जा रहा है? तो यहां पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक की बात की जा रही है, जिसका 7th एडिशन आयोजित किया जा रहा है इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ओके, इसका 7th एडिशन उज्बेकिस्तान के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के 60 जो सोल्जर है वो यहां पर गए हुए हैं। इंडियन आर्मी की महार रेजिमेंट के सैनिक यहां पर शामिल हुए, और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के भी हमारे कुछ जो सैनिक है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 60 सैनिकों का दल हमने भेजा है उज्बेकिस्तान में आयोजित जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक के 7th एडिशन के लिए। यह 12 अप्रैल को शुरू हो चुका है और इसका आयोजन 25 अप्रैल तक किया जाएगा। दोनों देशों के बीच में जो अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जो अनलॉफुल आर्म्ड ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल नक्सलवादी, माओवादी, ऐसे जो आर्म ग्रुप होते हैं जो कि अनलॉफुल है, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें न्यूट्रलाइज करना, इसके लिए जॉइंट ऑपरेशन के रूप में आयोजित किया जा रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक को। ये हर साल आयोजित होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। 2019 में यह पहली बार आयोजित किया गया था। हर साल जैसे टन बाय टन दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान में। तो इस बार इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। लास्ट ईयर 2025 में जो 6th एडिशन था, इसका आयोजन पुणे में किया गया था। पुणे में इंडिया में इसका आयोजन किया गया था लास्ट ईयर, और 2019 में इसकी शुरुआत की गई। अब 7th एडिशन कहां आयोजित किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान में। हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, इसके नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पीटर मग्यार। आंसर डी। पीटर मग्यार के पहले हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के पद पर अभी तक थे विक्टर ऑर्बन। तो विक्टर ऑर्बन, इनकी अभी तक सरकार थी पिछले 15 सालों से। ओके, तो 15 सालों से यही जीत के आ रहे थे। अब नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं पीटर मग्यार। तो 15 साल के एक शासन का अंत किया है इन्होंने, हम ऐसा देख सकते हैं। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ हंगरी में, 199 सीटों में से 138 सीटें पीटर मग्यार की जो पार्टी है, टिज्जा पार्टी, इन्होंने अपने नाम की है। तो 2/3 मेजोरिटी से इन्होंने जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, और नए प्राइम मिनिस्टर बने हंगरी के पीटर मग्यार। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक यूरोपीय देश है हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगेरियन फॉरेंट यहां की ऑफिशियल करेंसी है, और यूरोप कॉन्टिनेंट का यह देश है। अगर हम हंगरी की ऑफिशियल नेबर कंट्रीज की बात करते हैं कि किस किस देश से हंगरी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है हंगरी यूरोप में। इसकी अगर बाउंड्री देखते हैं तो यूक्रेन, रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, क्रोएशिया, पश्चिम में आते हैं तो स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, और उत्तर में स्लोवाकिया से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देशों से ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देश है हंगरी, कैपिटल है बुडापेस्ट। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसे कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। इनका रिसेंटली कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म होने वाला था। अब इनके कार्यकाल को अप्रैल 2027 तक का एक्सटेंशन दिया गया है, नेक्स्ट ईयर तक का। तो 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अजित कुमार मोहंती का। डॉक्टर अजित कुमार मोहंती को 3 मई 2023 को पहली बार एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष
और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उस वक्त 2003 में ये नियुक्त हुए थे, एक बार पहले भी इनका कार्यकाल बढ़ चुका है और अब 1 मई 2027 तक ये अपने पद को कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। 2023 से पहले ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे और 2023 में फिर इनकी नियुक्ति की गई एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। नाम क्या है? डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। यहां पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हम बात करें ना, तो एटॉमिक एनर्जी के कामों के लिए पॉलिसीज बनाना, उन्हें रेगुलेट करना, ताकि सेफ एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी है उसका सेफली यूज किया जा सके, ये सारे काम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के होते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी जो स्थापना है ना वो 1948 में की जा चुकी थी, लेकिन आगे चलकर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत। तो एटॉमिक एनर्जी के कामों से जुड़ी पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यहां पे एक बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक पूछे जाए कभी, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर हम इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हमारी वर्तमान में न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी के मामले में हम वर्ल्ड में 6th प्लेस पर आते हैं, 6ठे नंबर पर। अभी अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, तो ये अभी 8780 मेगावाट, ऑलमोस्ट 8.7 गीगावाट है। गवर्नमेंट का लक्ष्य कि 2031-32 के फाइनेंशियल ईयर तक हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर हम ऑलमोस्ट 22 गीगावाट से ज्यादा कर पाएं। तो ये हमारा अनुमान है कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। अभी हमारी इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 8780 मेगावाट की। डन, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग जगह पर, याद रखिएगा। देखिए एक वैकेंसी आई है एसएससी की, इसके बारे में आपको बता देता हूं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 की वैकेंसी आपके लिए यहां पर लाई गई है। 10th लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट लेवल पर ये आपके लिए वैकेंसी है। 3003 टोटल टेंटेटिव वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। आगे इन फ्यूचर ये बढ़ जाएगी, बढ़ भी सकती है, और टेंटेटिव वैकेंसीज अभी आई है तो नॉर्मली बढ़ाई ही जाती है, तो ये बढ़ सकती है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज है, आप इसको फिल कीजिए, काफी सारी वैकेंसीज है। यहां पर देखिए जो आपको एग्जाम पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस आपके लिए इंक्लूड किया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का ये आपके लिए पेपर है, एग्जाम में, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसे बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पूरा एनालिसिस किया गया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो इसको देख लो आप, वैकेंसी को फॉर्म फिल करो। एज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो देख लेना आप, ठीक है ना। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एज ग्रुप यहां पर मांगा गया है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और एसएससी सीजीएल लेवल पर आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो एसएससी सीजीएल लेवल की ही रखना आप सभी, ओके। आई होप आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, लेकिन आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। 12,000 से ज्यादा जीएस के वन लाइनर आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी के आपको टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यूज है विद एनालिसिस यहां पर आपको मिल जाएंगे। 25 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मैराथन की पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए लास्ट मोमेंट पर। ये आपकी अब आने वाले जो टाइम पीरियड बचा है एग्जाम का, जून जुलाई तक एग्जाम होगी, तो ये आपके लिए काफी काम आएगा। रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं, ओके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में इस्माइल उमर गुलेह किस देश के लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं?
इस्माइल उमर गुलेह, इनकी बात करें तो लगातार छठी बार प्रेसिडेंट बने हैं अफ्रीकी देश जिबूती के। जिबूती की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है ना। अफ्रीका के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर सींग की जो गेंडे का सींग होता है ना, उसकी आकृति का एक क्षेत्र अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस तरीके का, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जिसमें इथोपिया, सोमालिया, जिबूती इनको इंक्लूड किया जाता है ना। तो इरिट्रिया, ये सारे देश हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो जिबूती के प्रेसिडेंट इस्माइल उमर गुलेह को हाल ही में अपॉइंट किया गया, आंसर ले लिया हमने। इस्माइल उमर गुलेह जिबूती के छठी बार लगातार प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। 1999 से ये जिबूती के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है। 78 ईयर की इनकी एज है। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने 97% से ज्यादा वोटिंग हासिल की। 97% से ज्यादा वोट इनको मिले अभी भी छठी बार के टेन्योर के दौरान भी। जिबूती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है अफ्रीका में, क्योंकि एक बहुत ही रणनीतिक प्लेस पर यह स्थित है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे ना तो ये बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है, अगर मैं यहां पर क्लीन करूं तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा बाब अल मंडेब स्ट्रेट। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था ना, तो उसके बाद उसने चेतावनी दी थी कि मैं इस स्ट्रेट को भी बंद कर दूंगा। और जो जिबूती है ना, वो इसी स्ट्रेट पर स्थित है, इसी स्ट्रेट के कोने पर है। ये जो स्ट्रेट है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, ये रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो यहां हटता हूं मैं इधर, आपको शायद दिखाई दे। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, क्योंकि लोगों का ध्यान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और एग्जामिनर पूछेगा बाब अल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। और इसी के जस्ट मुहाने पर देखने को मिलता है जिबूती, जिसके नए प्रेसिडेंट बने इस्माइल उमर गुलेह, छठा टेन्योर है। इजी, आगे चलें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो कि गैंडे के सींग के जैसा दिखाई देता है। तो रेड सी शिपिंग रूट के कारण एक बहुत ही रणनीतिक प्लेस है, और जिबूती की लोकेशन भी बहुत ज्यादा रणनीतिक है। तो जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया को भी कहीं कहीं पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही ऐड किया जाता है। काफी जगह इसे नहीं माना जाता और काफी जगह इसको ऐड किया जाता है। तो ये इरिट्रिया है, ये अफ्रीकी कंट्री है। तो ये 4 देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, जिबूती कैपिटल जिबूती सिटी है। इस्माइल उमर गुलेह है, छठी बार इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज 15 अप्रैल है, तो ये मनाया जा रहा है 2026 में 79वां हिमाचल डे। क्योंकि इतिहास में जाते हैं ना, तो 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो इसी दिन को स्टेट फॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार 79वां स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल को। कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां के सीएम के पद पर हैं। कविंदर गुप्ता गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। 68 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस भारतीय एथलीट ने रॉटरडम मैराथन 2026 में 48 ईयर पुराना राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो एक भारतीय एथलीट है जिनका नाम है सावन बरवाल। इन्होंने क्या किया है कि रॉटरडम मैराथन 2026 का भी आयोजन किया गया था यूरोप में। यहां पर 48 साल पुराना जो एक नेशनल मैराथन रिकॉर्ड था उसे ब्रेक किया है। किसने? सावन बरवाल ने। एक्चुअल में देखिए, सावन बरवाल आर्मी हवलदार हैं। ये 28 वर्षीय हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अभी नीदरलैंड में रॉटरडम मैराथन 2026 का आयोजन किया गया था। इसमें सावन बरवाल ने मैराथन को 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में कंप्लीट किया। इसके पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था ना मैराथन को कंप्लीट करने का, वो शिवनाथ सिंह के नाम था। 1978 में 2 घंटे 12 मिनट में इन्होंने मैराथन को कंप्लीट किया था। 1978 का रिकॉर्ड है।
मतलब आप समझिए कि भारतीय एथलेटिक्स में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाला रिकॉर्ड यही था पूरे एथलेटिक्स में। 78 से ये कंटिन्यू रिकॉर्ड चल रहा था, किसके नाम? शिवनाथ सिंह के नाम। लेकिन इसको ब्रेक किया है सावन बरवाल ने। इन्होंने 11 मिनट 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड 2 सेकेंड पहले ही इस मैराथन को कंप्लीट किया। हालांकि इन्हें एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मिल गया, इससे हासिल इन्होंने कर लिया, लेकिन इस मैराथन में सावन 20वें नंबर पर रहे हैं, है ना, 20वां पोजीशन इनकी रही। जो गोल्ड है ना जिन्होंने जीता है वो इथोपिया के गुई एडोला नाम के एक मैराथन धावक थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने इस रेस को 2 घंटे 3 मिनट और 54 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया, तो गोल्ड मेडल इनके पास चला गया। और हमारा एक नेशनल रिकॉर्ड तो नया बना है, लेकिन सावन इस रेस में 20वीं पोजीशन पर रहे, तो इनको कोई मेडल नहीं मिल पाया। इस मैराथन की अगर हम देखें कि कितने किलोमीटर की मैराथन थी, 42.19 किलोमीटर इस मैराथन का पूरा रूट था। तो एक इंपॉर्टेंट मैराथन है, रॉटरडम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था और एक नेशनल रिकॉर्ड बना है, तो आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में जारी इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अनुसार ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में भारत की रैंक क्या है? देखिए, जो रिपोर्ट है ना, इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट, इस आधार पर तैयार की जाती है कि इंडिया में जो स्टार्टअप हैं उनको कितनी फंडिंग मिली है, या फिर जो कंपनीज हैं, है ना, इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट है, तो भारत में कंपनीज को, स्टार्टअप को कितनी फंडिंग मिली है, इस आधार पर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में भारत की जो रैंक है वो इस साल 4th रैंक है 2026 में। रिपोर्ट किसकी है? तो एक मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ट्रिक्सन। ये जो कंपनी है ना, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है कि जो भी कंपनीज होती है, स्टार्टअप होती है, उसको डेटाबेस प्रदान करने का इसका काम है। इसका जो मार्केट मॉडल है ना वो यही है। तो इसके द्वारा इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 जारी की गई। स्टार्टअप फंडिंग में इंडिया की ग्लोबल रैंक रही है 4th, मतलब हम 4th नंबर पर हैं स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के मामले में। पहले नंबर पर आता है यूएसए, सेकंड पर आता है यूके और थर्ड पर आता है चाइना, जिन्हें सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है स्टार्टअप को। हम है 4th नंबर पर। 2026 में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारा अगर हम स्टार्टअप फंडिंग देखें तो ये 11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 18% तक कम है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टअप फंडिंग के मामले में 4थे नंबर पर हैं, यूएसए, यूके और चाइना के बाद में। ईयरली रिपोर्ट है जो कि ट्रैक्सन के द्वारा ग्लोबल मार्केट के आधार पर जारी की जाती है। वर्ल्ड के देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा फंडिंग किस सिटी को मिली, किस सिटी के स्टार्टअप को मिली, तो यह आता है फिर पहले नंबर पर बेंगलुरु। जितनी भी स्टार्टअप को फंडिंग आई है ना, उसमें 33% फंडिंग बेंगलुरु के स्टार्टअप्स को मिली है, तो ये पहले नंबर पर। सेकंड पर आता है मुंबई। डन। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहले पर यूएसए, सेकंड पर यूके और थर्ड पर है चाइना, 4th पर है इंडिया। ट्रिक्सन, जैसा कि काम मैंने आपको बता ही दिया है, डेटाबेस प्रदान करने का इसका काम है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और 2012 में ट्रिक्सन की स्थापना की गई थी। मलयालम नववर्ष विशु 2026 कब मनाया जा रहा है? एक केरला में मनाया जाता है मलयालम न्यू ईयर के रूप में विशु फेस्टिवल को, या विशु मलयालम न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये मनाया जा रहा है 15 अप्रैल 2026 को। ठीक है, तो केरला का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, मलयालम न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है विशु पर्व को। वैसे तो केरला में मनाया जाता है, लेकिन मलयालम कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में जहां भी है, इंडिया में जहां भी है, वो इस पर्व को मनाती है। मलयालम कैलेंडर के मैडम मंथ में इसे मनाया जाता है, जो कि नॉर्मली अप्रैल मंथ में आता है। तो इस बार ये मलयालम न्यू ईयर विशु फेस्टिवल मनाया गया 15 अप्रैल 2026 को। इसमें एक तो नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी और होप का प्रतीक माना जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए केरल के जो मलयालम कम्युनिटी के लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, नए ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल डांस किया जाता है, और जो
ट्रेडिशनल फूड है मलयालम के, केरला के, उनको बनाया जाता है और आपस में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है विशु न्यू ईयर को। तो ये कौन मनाती है? मलयालम कम्युनिटी, या केरला में इसे मनाया जाता है मलयालम न्यू ईयर के रूप में। वैसे इंडिया में अलग अलग न्यू ईयर मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर भी बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। बोहाग बिहू अभी हमने इसकी बात की थी, असम में मनाया जाता है। पुथांडु तमिल नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति पर। विशु अभी हमने जिसकी बात की केरला का या मलयालम न्यू ईयर है। पोइला बैसाख ये बंगाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति पर। एक पना संक्रांति या विशु के रूप में नववर्ष मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में, यह भी मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। तो ये इंडिया के अलग अलग न्यू ईयर के रूप में मनाए जाने वाले पर्व हैं, इन पर नजर डाल लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। संसदीय शब्दावली में इसका अर्थ क्या है? यहां पर एक वर्ड है व्हिप। बीजेपी ने क्या किया है कि अपने जितने भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके लिए व्हिप जारी किया है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि व्हिप का अर्थ क्या होता है? संसदीय शब्दावली में देखें, पार्लियामेंट्री टर्म में देखें तो क्या मतलब होता है व्हिप का? तो व्हिप जो है ना, यह सदन में उपस्थित रहने और पार्टी के पक्ष में वोट देने का एक अनिवार्य निर्देश है कि आप पार्लियामेंट में, आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कोई मतलब नहीं, आप मेंबर हो बीजेपी के, व्हिप अगर बीजेपी ने जारी किया है तो वो उस मेंबर को पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। और वोट के लिए है तो जो 3 लाइन व्हिप है वो इसीलिए है कि भाई आप एक तो उपस्थित रहो और वोट करो पार्टी के पक्ष में। यहां पर क्रॉस वोटिंग पर भी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, होता ही है वैसे तो, और क्रॉस वोटिंग जो भी करेगा उसके खिलाफ लागू होगा। तो यहां पर जो व्हिप है ना, 3 लेयर व्हिप इसीलिए है कि भैया आप उपस्थित हो और पार्टी के पक्ष में वोट दो। जब भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल आता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव कभी आता है तो पार्टियां व्हिप जारी करती है अपने मेंबर्स के लिए। तो आप समझ में आ गया व्हिप क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी अपने एमपीज को कंट्रोल करने के लिए व्हिप जारी करती है। मतलब पार्टी का आदेश है कि सांसद को क्या करना है। हमारा जो जैसे बीजेपी है तो उनका जो मेंबर एमपी है उसको क्या करना है, आना है, किसे वोट करना है ना, किसे वोट करना है, ये सारी प्रोसेस व्हिप के तहत तय कर सकती है कोई पार्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हिप वर्ड नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। 3 लाइन व्हिप होता है। फर्स्ट है 1 लाइन व्हिप, सिर्फ वोटिंग की जानकारी के लिए इसको जारी किया जाता है कि वोटिंग। जब 2 लाइन व्हिप जारी किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट में आपको उपस्थित रहना है, वोटिंग नहीं होगी पर उपस्थित रहना है, तो ये 2 लाइन व्हिप है। तीसरा आता है 3rd या 3 लाइन व्हिप, पार्लियामेंट में आओ, उपस्थित रहो और पार्टी के अनुसार जो पार्टी चाहती है उसको आपको वोट करना है। पार्टी जैसे बीजेपी है तो अब ऐसा नहीं कि बीजेपी अपने ही लिए वोट कराएगी, कभी किसी मुद्दे पर किसी और पार्टी का अगर समर्थन कर रही है पार्टी तो ये भी बोल सकती है आप इसको वोट दो, ये भी हो सकता है। जैसे टीएमसी के अगर सांसद है तो टीएमसी व्हिप अगर जारी करती है तो मान लो कि उसका जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है, तो टीएमसी बोल सकती है कि मेरे सारे जो एमपी है वो कांग्रेस को वोट देना पार्लियामेंट में उनके पक्ष में, तो ये ऐसा भी होता है। तो व्हिप जारी किया है अभी बीजेपी ने अपने सारे पार्लियामेंट्री मेंबर को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब यहां पर अगर कोई जो सांसद है वो व्हिप नहीं मानता है, अपनी पार्टी की ही व्हिप को नहीं मानता है, मतलब चलो पार्लियामेंट में नहीं आया, वोटिंग के दिन उसको बुलाया है, तो इसके लिए मतलब वो पार्टी के विरुद्ध जा रहा है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। जब तक 2/3 मेजोरिटी जो है ना, इतने लोग एक साथ पार्टी के खिलाफ नहीं आ जाते तब तक, इससे कम है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे हटाया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, जो कि दल बदल कानून की बात करती है। इसको हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है तो इतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे। अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर मेरा पॉलिटी का कोर्स है, उसको देख लेना, उसको अवेल कर लेना। वहां पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करो। यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा।
विहिप शब्द संविधान में नहीं है, केवल ये पार्लियामेंट्री जो परंपरा होती है उसका हिस्सा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बना 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है भारत के उत्तराखंड राज्य में। अच्छा, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर समझते हैं। एक हाईवे है, नेशनल हाईवे, एक एक्सप्रेस वे हो सकता है। क्या होता है कि ये थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है, पुल पर, ऐसी संरचनाओं पर बनाया जाता है, और नीचे पूरा जंगल है, मतलब जंगल के बीच से ही गुजर रहा है, ये किसी नेशनल पार्क के बीच से गुजर रहा है। लेकिन अब देखो, नेशनल पार्क के बीच में आपने बना दिया, अब जो पशु हैं, जो भी उस नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल है, वो कैसे पार करेंगे अगर आपने नीचे बिछा दिया? तो नेशनल हाईवे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जानवर मरेंगे, जो कार है या फिर जो दूसरे व्हीकल हैं उनसे हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए पार करते वक्त। तो क्या होता है कि ऐसे ब्रिज पर बना दिया जाता है एक्सप्रेसवे को। अब ये जो नीचे है ना, कोई भी, ये यहां पर आप देखो हाथी है, तो ये नीचे से आराम से गुजर सकते हैं। पूरा वाइल्ड एनिमल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा नीचे से, और ऊपर से आराम से जो नेशनल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो भी चलता रहेगा। तो ये पूरा पैक कर दिया, आराम से आप भी निकलो और ये जानवर भी नीचे से निकल पाएंगे। तो ये एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, 12 किलोमीटर लंबा, एशिया का सबसे बड़ा, ये बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इसे बनाया गया है। ये जब चालू हो जाएगा ना, तो दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा जो पहले 6 घंटे में होती थी, ये 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, दिल्ली से देहरादून, है ना। तो परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई है, और टोटल लागत जो आई है वो 13,000 करोड़ रुपए की आई है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। पूरा जो कॉरिडोर है वो 210 किलोमीटर लंबा है। इसमें से जो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये 12 किलोमीटर का है, राजाजी नेशनल पार्क से होकर ये गुजरेगा। इजी। तो यहां पर 15 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये निजार अमेदी बनाए गए हैं। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। अप्रैल 2026 में कौन सा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट सेंटर बन गया है? तो यह है मुंद्रा पोर्ट। अप्रैल 2026 में IUCN रेड लिस्ट अपडेट में अंटार्कटिका की किस प्रजाति को निकट संकटग्रस्त से इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया? तो यह है एम्परर पेंगुइन। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में मेंस सिंगल में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा मेडल जीता? तो यह है सिल्वर मेडल। फिर अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले IMF और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग का मेजबान शहर कौन सा है? वॉशिंगटन DC। उड़ाई द्वारा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक स्वतंत्र पहचान दी गई है। अब लद्दाख का नया प्रशासनिक कोड क्या है? 39। 14 अप्रैल 2026 को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? 1990 में। और अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा सिएटल शहर में लगाई गई है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की मेंस फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सेकंड रैंक इंडिया ने प्राप्त की है। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी अवार्ड इलैया राजा को दिया गया। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर लियोनल मेसी है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को दिया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर कल के सेशन के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
एसएससी सीजीएल पैकेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।